सभी बच्चों को पीसीएम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में घनकोण। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे क्षेत्रफल सदिश क्या होता है और समतल कोण क्या होता है। तो क्षेत्रफल सदिश और समतल कोण जो है इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में सॉलिड एंगल यानी घनकोण पढ़ना है। तो देखिए घनकोण होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई यह गोला है और इस गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, इस गोले का जो ये पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल है, गोले के केंद्र पर जितना कोण आंतरित करता है, यानी किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जितना कोण आंतरित करता है उसे हम लोग कहते हैं घनकोण। जैसे मान लीजिए कोई गोलीय पृष्ठ है, तो किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब इस गोलीय पृष्ठ में ये पूरा क्षेत्रफल आ गया ना, यह गोला है और इसका पृष्ठ, इस गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल ये पूरा एरिया आ गया। अब इस पूरे एरिया द्वारा यानी इस पूरे पृष्ठ द्वारा केंद्र पर जितना कोण बनता है, किसी भी गोलीय पृष्ठ, कोई गोलीय पृष्ठ होगा, उस गोलीय पृष्ठ द्वारा केंद्र पर जितना कोण बनेगा उस कोण को क्या कहा जाता है, घनकोण कहा जाता है। और घनकोण को लिखा जाता है ओमेगा से। किससे लिखा जाएगा? ओमेगा। जैसे डब्ल्यू नहीं पढ़ना है, ओमेगा पढ़ा जाता है। और इसका जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है। तो घनकोण क्या होता है फिर समझिए, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है या जितना कोण आंतरित करता है उसे कहते हैं घनकोण। फिर सुनिए, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या बोला गया? किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जितना कोण आंतरित करता है उसे क्या कहते हैं? घनकोण कहते हैं। तो चलिए पहले हम लोग इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो डिफिनेशन क्या होगा? तो डिफिनेशन ये होगा कि किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर जो कोण या जितना कोण, कुछ भी लिख सकते हैं, जो कोण लिखिए या जितना कोण लिखिए, बात एक ही है। तो गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है, जो कोण आंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा, डब्ल्यू नहीं पढ़ना है, इसे ओमेगा लिख पढ़ा जाता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। फिर आगे लिख लेना है कि इसका मात्रक, इसका मात्रक स्टेरेडियन, स्टेरेडियन होता है। तो इसका मात्रक क्या होगा? स्टेरेडियन होगा। और देखिए ओमेगा बराबर, घन कोण ओमेगा बराबर सूत्र होता है ए अपान आर स्क्वायर। घन कोण ओमेगा इजकल टू सूत्र क्या होता है? ए अपान आर स्क्वायर। और इसका मात्रक क्या लिखेंगे हम लोग? स्टेरेडियन। तो जो बताए हैं वही लिखा, यहां पर लिखा गया है कि किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है या जितना कोण आंतरित करता है उसे क्या कहा जाता है? घनकोण कहा जाता है। और इसे लिखा जाता है ओमेगा से। और इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। और घन कोण ओमेगा बराबर सूत्र होता है ए अपान आर स्क्वायर। मात्रक क्या हो जाएगा? स्टेरेडियन। तो अब इस फार्मूले का हम लोग पढ़ेंगे निगमन, यानी इस फार्मूले को कैसे सिद्ध किया जाएगा। तो अब हेडिंग हो जाएगा प्रूफ। हेडिंग क्या हम लोग पढ़ेंगे? प्रूफ। प्रूफ मतलब हो गया उपपत्ति। तो चलिए अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए,
तो अब क्या पढ़ना है, इस फार्मूले का निगमन कि ओमेगा बराबर ए अपान आर स्क्वायर कैसे आएगा। चलिए देखिए, तो यहां पे पहले से एक चित्र बनाया गया था, पहले से हम इसलिए बना दिए हैं कि अभी इसे बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए पहले से चित्र बना दिया गया है कि सिर्फ समझाना रहे। तो मान लीजिए कोई गोलीय पृष्ठ है, यह क्या है, कोई गोलीय पृष्ठ है यहां दिखाया गया है, और इस गोलीय पृष्ठ का यह एक गोलीय पृष्ठ हो गया, और इस गोलीय पृष्ठ में छोटा सा पृष्ठ लिया गया है। गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, अब उस बहुत बड़े क्षेत्रफल में से एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया गया है, छोटे से इतना भाग लिया गया है। देखिए इसका क्षेत्रफल तो इतना है, पूरा है, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल तो यह पूरा हुआ, बहुत बड़ा हुआ, लेकिन इस बहुत बड़े में से छोटा सा क्षेत्रफल लिया गया है। तो इस पूरे गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल ए होगा, इस पूरे गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ए। लेकिन हम लोग इस पूरे गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल में से थोड़ा सा, इतना क्षेत्रफल लिया गया है, देखिए थोड़ा सा क्षेत्रफल लिया गया है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वह डीए होगा। गोलीय पृष्ठ के इस पूरे क्षेत्रफल में से थोड़ा सा क्षेत्रफल लिया गया है, तो उसका क्षेत्रफल क्या लिखेंगे हम लोग, डीए। डी मतलब सूक्ष्म रूप दिखा रहा है, किसका सूक्ष्म रूप दिखा रहा है, क्षेत्रफल का। तो इतना जो हिस्सा लिया गया है, इतने हिस्से का क्षेत्रफल क्या है, डीए है। अब इसके द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है, मान लीजिए केंद्र ओ हो गया, तो इसके द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा उसे ओमेगा ही कहा जाएगा। अभी हम बताए हैं कि किसी भी गोलीय पृष्ठ द्वारा केंद्र पर जितना कोण बनता है उसे घन कोण कहते हैं, लिखा जाता है ओमेगा से। तो देखिए चूंकि यहाँ पर क्षेत्रफल जो है कम है, तो कम क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा वो भी तो कम होगा, तो कम के लिए क्या लगाएंगे, कौन सा शब्द लिखा जाएगा, डी। तो डी ये क्षेत्रफल जो है गोले के केंद्र पर घन कोण कितना बना रहा है, डी ओमेगा बना रहा है। क्या बना रहा है, डी ओमेगा बना रहा है। और इस केंद्र ओ से आज जो पृष्ठ हम लोग लिए हैं उस पृष्ठ की दूरी कितना है, आर है। यह जो है वृत्त, इस वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी इस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या कितना हो गया, यहाँ पे आर हो गया। तो फिर एक बार देखिए चित्र कैसे बनाया गया है, यह एक गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल दिखाया गया है। अब इस गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल में से थोड़ा सा क्षेत्रफल लिया गया है, इतना, देखिए तो इतने के क्षेत्रफल को लिखा जाएगा डीए से। तो इसके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा उसे ओमेगा तो बोला जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल कम है, तो कम क्षेत्रफल है तो केंद्र पर कोण भी तो कम बनाएगा, तो कम के लिए क्या लिखेंगे, डी ओमेगा। यानी यहाँ पर डीए क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा उसे लिखा जाएगा डी ओमेगा से लिखा जाएगा। और ओ से और इस पृष्ठ की जो दूरी है वह वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी, और यह वृत्त की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। यहां से, यहां पर नहीं देखना, यहां से यह जो वृत्त लिया गया है इसकी त्रिज्या। तो हमको तो फार्मूला सिद्ध करना है कि ओमेगा बराबर क्या होता है, अभी बताया गया ए अपान आर स्क्वायर, इसका निगमन करना है। तो यहां पर देखिए ये जो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल डीए है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल डीए वह त्रिज्या आर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या बोला गया कि गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल अवयव डीए जो है वह त्रिज्या आर के वर्ग के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो यही लाइन यहां पर लिखना है। तो निगमन देखिए इसका, सबसे पहले चित्र बनाएंगे हम लोग, चित्र बन जाएगा तो उसके बाद लिखना है, चूंकि गोले का क्या लिखना है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल अवयव, पृष्ठ क्षेत्रफल अवयव डीए, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल अवयव डीए जो है त्रिज्या आर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या बोला गया है, देखिए कि गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल अवयव डीए है वह त्रिज्या आर के वर्ग के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो डीए है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल डीए वह त्रिज्या आर के वर्ग,
तो आर स्क्वायर करेंगे कि क्या लिखा गया है अनुक्रमानुपाती, तो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह बना दिए। तो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल अवयव डी त्रिज्या आर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अब यहां से देखिए डी बराबर, जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाकर बराबर का चिन्ह लिखा जाता है तो सदियों से परंपरा चला आ रहा है कि कुछ ना कुछ नियतांक जरूर लिखा जाता है। तो यहां पर नियतांक आ जाएगा डी ओमेगा, नियतांक क्या आएगा डी ओमेगा बराबर इंटू क्या हो गया आर स्क्वायर। तो यहां पर लिख सकते हैं कि जहां वेयर डी ओमेगा है जो है वो कांस्टेंट है, नियतांक है। डी ओमेगा क्या है, एक कांस्टेंट है, नियतांक है, क्योंकि समानुपाती का चिन्ह हटा है तब डी ओमेगा आया है। तो अब यहां से बताइए डी ओमेगा बराबर कितना होगा, तो यहां से डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डी ए अपान आर स्क्वायर। तो यह घनकोण बराबर आ गया डी ओमेगा बराबर डी ए अपान आर स्क्वायर। तो यह घनकोण निकला है। तो इस छोटे से जो क्षेत्रफल लिए थे, छोटा सा जो क्षेत्रफल अवयव लिया गया था, उस छोटे से क्षेत्रफल अवयव के द्वारा केंद्र O पर बना यह घनकोण है। लेकिन हमको क्या करना है, इस पूरे यानी संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर क्या निकालना है, घनकोण निकालना है। क्या निकालना है, इस पूरे पृष्ठ द्वारा केंद्र पर क्या निकालना है, घनकोण निकालना है। तो जब पूरे पृष्ठ द्वारा केंद्र पर घनकोण निकालेंगे तो उसका समाकलन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, समाकलन। तो अब यहां पर लिखेंगे हम लोग कि गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, क्या लिखना है, गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण यानी क्या निकालेंगे हम लोग, इस गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर कितना आंतरिक होगा कोण। तो अभी जगह नहीं है तो इतने का भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब देखिए गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा क्या निकालना है, गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण। तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पक्षों का समाकलन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहां पर कुछ नहीं करना है, दोनों पक्षों में समाकलन का चिन्ह बना दीजिए। यह समाकलन का चिन्ह हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ हो गया डी ओमेगा बराबर इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा डी ए अपान कितना हो गया, आर स्क्वायर हो गया। चूंकि ध्यान से देखिएगा यह जो पृष्ठ लिया गया है, यह एक जो गोली पृष्ठ लिया गया है, यह एक बंद पृष्ठ है, खुला तो है नहीं। कैसा पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, खुला पृष्ठ नहीं है। तो जब बंद पृष्ठ है, क्योंकि यह गोला है, गोला एक बंद पृष्ठ होता है। गोला कैसा होता है, एक क्लोज पृष्ठ सरफेस होता है, एक बंद पृष्ठ होता है। तो इसका बंद समाकलन होगा। कौन सा समाकलन होगा, बंद समाकलन होगा, क्लोज इंटीग्रल होगा। तो बंद समाकलन करने के लिए बीच में यहां पर गोला बना दीजिए, समाकलन चिन्ह बना के बीच में क्या बना देना है, गोला। इससे पढ़ा जाएगा क्लोज इंटीग्रल, यानी बंद समाकलन हो रहा है। कौन सा समाकलन, बंद समाकलन। और बंद समाकलन कहां पर यूज करते हैं हम लोग, याद रखिएगा कि बंद आकृति रहेगा। अगर कोई बंद आकृति है, तो किसी भी बंद आकृति का जब समाकलन किया जाएगा तो समाकलन का चिन्ह बना के बीच में एक गोला बना देना है, उसे कहा जाता है क्लोज इंटीग्रल। तो क्लोज इंटीग्रल का यूज कहां पर होगा, बंद आकृति के लिए। अगर कोई बंद आकृति है तो उसके लिए क्लोज इंटीग्रल होता है, बंद समाकलन होता है। तो यहां पर गोला एक क्या है, बंद पृष्ठ है। तो जब बंद पृष्ठ है तो यहां पर बंद समाकलन होगा, यानी क्लोज इंटीग्रल होगा। तो क्लोज इंटीग्रल का यूज समझ गए कहां पर करना है, बंद आकृति के लिए करना है। कहां पे, बंद आकृति के लिए। तो अब देखिए, याद कीजिए, इससे पहले वाले वीडियो हम बता चुके हैं सब कि समाकलन कैसे किया जाता है। समाकलन हम बताए थे, समाकलन में डी हट जाएगा। समाकलन में क्या हट जाएगा, डी। तो यहां से देखिए डी को हटाइए, समाकलन में क्या हटेगा, डी।
तो यहां पर डी हटेगा तो सिर्फ क्या मिलेगा, यहां बताइए ओमेगा मिलेगा, बराबर यहां पर पहले देखिए अभी एक लाइन स्कोर बढ़ाइए ऐसे, ये हो गया, इधर लिख दे रहे हैं क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा बराबर, याद कीजिए हम बताए थे कि यह समाकलन, देखिए डी ये है, यानी डी के साथ में ए है, डी के साथ में क्या है ए, यानी समाकलन जो होगा वह ए के सापेक्ष हो रहा है। समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, ए के। तो जिसके पास ए नहीं है उसे समाकलन से बाहर कर देना है। तो देखिए ए किसके पास नहीं है, आर के पास ए नहीं है, तो ए को आर स्क्वायर को समाकलन से बाहर कर देना है। तो यह नीचे है तो बाहर होगा 1/r स्क्वायर, और यहां पर बचेगा क्लोज इंटीग्रल डी ए। अब हम बताए हैं कि समाकलन में डी हट जाएगा, तो यहां से डी को हटा दीजिए, हो गया समाकलन, क्या मिलेगा सिर्फ ओमेगा, बराबर क्या मिला 1/r स्क्वायर इंटू, अब देखिए डी हटा दीजिए समाकलन में, डी समाकलन में क्या होगा डी गायब, तो डी को गायब कीजिए, क्या मिलेगा सिर्फ ए, और ए का गुणा ऊपर होगा, तो दिस इंप्लाइड एट ओमेगा इज इक्वल टू आएगा a/r स्क्वायर। यही तो सिद्ध करना था, अभी पढ़े थे हम लोग घन कोण ओमेगा बराबर सूत्र क्या होता है a/r स्क्वायर, इसका निगमन हो चुका। अब थोड़ा सा और अगर हम लोग आगे बढ़े तो ए क्या है, ए है गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये जो गोला लिया गया है इसके पृष्ठ का क्या है क्षेत्रफल है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग, चूंकि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ए बराबर, आप लोग क्लास 9th में या 10th में मैथ में पढ़े होंगे कि गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr स्क्वायर। गोले के पृष्ठ के का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, a इक्वल टू 4πr स्क्वायर। तो यहां पे जो a दिखाई दे रहा है, इस a के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, a के जगह पे लिख सकते हैं 4πr स्क्वायर। जब लिख सकते हैं तब क्या दिक्कत है, लिखिए, तो यहां पे मिलेगा, इसलिए ओमेगा बराबर हो जाएगा ए की जगह पर क्या लिखना है, तो लिखना है 4πr स्क्वायर, और अपान देखिए आर स्क्वायर है। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो ओमेगा बराबर कितना आया 4π, और इसका मात्रक क्या होगा स्टेरेडियन, तो इससे पता क्या चला, इससे यह पता चला कि गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है वह 4π स्टेरेडियन कोण बनता है। गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर 4π स्टेरेडियन का कोण आंतरित होता है या बनता है। तो इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, इसके नीचे हम लोग लिख सकते हैं अस्पष्ट है, लिखते रहिए आप लोग, अस्पष्ट है कि गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, क्या लिखना है, अस्पष्ट है गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 4π स्टेरेडियन होता है। अस्पष्ट है गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 4π स्टेरेडियन होता है। तो इसके नीचे क्या लिखना है एक बार और सुनिए, अस्पष्ट है गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 4π स्टेरेडियन होता है। तो इतना इसके नीचे लिखना है। तो चलिए अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, तो अगर मान लीजिए अगर आपको डिफाइन करना हो कि स्टेरेडियन किसे कहते हैं, अगर स्टेरेडियन को परिभाषित करना हो तो कैसे हम लोग परिभाषित करेंगे। क्या बोला गया है, स्टेरेडियन को परिभाषित करना है, तो हेडिंग लगा लीजिए 1 स्टेरेडियन। 1 स्टेरेडियन यानी 1 स्टेरेडियन को कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो 1 स्टेरेडियन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे,
चूंकि अभी बताया गया है डी ओमेगा बराबर सूत्र होता है डी ए अपान आर स्क्वायर, ये लिखे बताया गया अभी। तो अब देखिए यहां पर लिखेंगे हम लोग यदि डी ए बराबर आर स्क्वायर हो तो यहां से बताइए डी ओमेगा बराबर क्या मिलेगा। डी ए की जगह पे क्या लिखना है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर कट कर कितना आएगा 1, तो डी ओमेगा बराबर कितना आ गया 1। इसका मात्रक क्या होगा स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तो अब यह आ गया 1 स्टेरेडियन। अब इस डबल इन्वर्टेड कामा में इसका डिफिनेशन लिखा जाएगा। तो एक स्टेरेडियन किसे कहते हैं, तो बोला जाएगा, सुनिए ध्यान से, कि 1 स्टेरेडियन वह घनकोण है, क्योंकि यह घनकोण के बराबर है ना। तो एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल, ध्यान सुनिएगा, त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल, डी ए क्षेत्रफल हो गया, त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल, सब कुछ यहीं पर है। एक स्टेरेडियन, क्या बोला गया, एक स्टेरेडियन वह घनकोण है, देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो आर क्या है त्रिज्या है, जो त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर आंतरित करता है। क्या लिखना है सुनिए, एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर आंतरित करता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, लिख दे रहे हैं कि 1 स्टेरेडियन, 1 स्टेरेडियन वह घनकोण है जो त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर आंतरित करता है। और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देना है। तो रटिए मत, यहां समझिए कि एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर आंतरित करता है। तो अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब इसके बाद हेडिंग लगा लेना है नोट, और नोट में हम लोग लिखेंगे यदि क्षेत्रफल अवयव डीए, नोट में क्या लिखना है, यदि क्षेत्रफल अवयव डीए कामा थीटा कोण पर झुका हो तो घन कोण डी ओमेगा बराबर, क्या लिखा गया है कि यदि क्षेत्रफल अवयव जो डीए है, अभी याद करिए प्रूफ में हम लोग एक चित्र बनाए थे ना, तो वहां पर ध्यान दीजिएगा, तो वही लिखा गया कि यदि क्षेत्रफल अवयव डीए जो है थीटा कोण पर झुका हो, किस कोण पर झुका हो, थीटा कोण पर झुका हो, तो उस केस में जो घन कोण का सूत्र होगा डी ओमेगा बराबर, तो अभी पढ़े हैं कि घन कोण का सूत्र होता है डी ओमेगा बराबर डी ए अपान क्या होता है आर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर क्षेत्रफल जो है अगर थीटा कोण पर झुका है तो इसके साथ में आ जाएगा कॉस थीटा, तो इसके साथ में क्या आ जाएगा कॉस थीटा। तो इस फार्मूले को भी याद रखिएगा कि यदि क्षेत्रफल अवयव डीए जो है थीटा कोण पर झुका हो, अगर झुकाव थीटा हो तो उस केस में घन कोण डी ओमेगा बराबर सूत्र क्या होगा डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर होगा। तो इस सूत्र को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यह सूत्र जो है जब हम लोग गास का प्रमेय पढ़ेंगे, गास के प्रमेय का निगमन जब बताया जाएगा
तो वहां पर इस फार्मूले का अप्लाई होगा, इसलिए आप लोग इस सूत्र को याद रखिएगा। तो अभी आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए देखिए नेक्स्ट हेडिंग है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स की अवधारणा। क्या पढ़ना है? वैद्युत फ्लक्स की अवधारणा, यानी वैद्युत फ्लक्स है क्या। तो एकदम सरल भाषा में समझिए, वैद्युत फ्लक्स है क्या। तो मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित अगर कोई हम लोग काल्पनिक पृष्ठ खींच दें, वैद्युत क्षेत्र में क्या खींच दिया जाए, कोई काल्पनिक पृष्ठ। कल्पना कीजिए कि वैद्युत क्षेत्र में हम लोग एक काल्पनिक पृष्ठ खींच दिए। ये जो पृष्ठ खींचा गया है वह कहाँ खींचा गया है? वैद्युत क्षेत्र में। यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ यह खींचा गया है। तो वैद्युत क्षेत्र में हम लोग क्या खींचे हैं? एक काल्पनिक पृष्ठ खींचे हैं। चूंकि यह काल्पनिक पृष्ठ कहाँ खींचा गया है? तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया है, और जहां पर वैद्युत क्षेत्र होगा वहां से वैद्युत बल रेखाएं निकलेगी। ये तो क्लियर ही है, पहले लेसन में पढ़ाया भी गया है कि जहां पे वैद्युत क्षेत्र है वहां से क्या निकलेगी? वैद्युत बल रेखाएं। तो यहाँ पे ये जो हम लोग काल्पनिक पृष्ठ खींचे हैं, यह काल्पनिक पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया है। कहाँ खींचा गया है? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया है। तो इससे होकर क्या निकलेगी? वैद्युत बल रेखाएं निकलेगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जहां पर होगा वहां पर क्या होगा? वैद्युत बल रेखाएं होगा। तो मान लीजिए कि यहां से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है। क्या निकल रही है? वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्यों निकल रही है? क्योंकि हम लोग जो यह पृष्ठ खींचे हैं, यह जो पृष्ठ खींचा गया है यह वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया है। यह पृष्ठ कहाँ खींचा गया है? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया है पृष्ठ है जो। तो इससे होकर क्या निकलेगी? वैद्युत बल रेखाएं निकलेगी। तो कहने का मतलब क्या है, फिर समझिए। मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र में अगर हम लोग कोई काल्पनिक पृष्ठ खींच दें, वो पृष्ठ कैसा भी हो सकता है, गोलाकार, आयताकार, अंडाकार, जैसे मर्जी वैसे बनाइए, लेकिन वो पृष्ठ होना चाहिए कोई ना कोई। जैसे मर्जी वैसे पृष्ठ बना सकते हैं, आकृति कुछ भी हो। तो अगर हम लोग क्या करें कि वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई काल्पनिक पृष्ठ खींच देते हैं, वैद्युत क्षेत्र में क्या खींच दें? कोई काल्पनिक पृष्ठ खींच दें, तो वैद्युत क्षेत्र से जहां पर वैद्युत क्षेत्र है वहां से वैद्युत बल रेखाएं निकलेगी। क्या निकलेगी? वैद्युत बल रेखाएं निकलेगी। तो इस पृष्ठ से जितना वैद्युत बल रेखाएं निकलेगी, शर्त है, सुनिएगा, शर्त यही है कि इस पृष्ठ से जितना वैद्युत बल रेखाएं निकलेगी उसी को ये लोग कहते हैं वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तभी मान लीजिए यहाँ पे चित्र में इस पृष्ठ से होती हुई कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है? तो देखिए 1 2 3 4, तो 4 वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है। तो इसका जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा? 4 होगा। वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? 4। अगर मान लीजिए अगर इस पृष्ठ से 10 वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होती, इस पृष्ठ को छूते हुए, इस पृष्ठ को स्पर्श करते हुए अगर 10 वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है, अगर मान लीजिए अगर निकल रही है, तो उसका जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा? 10 होगा। यहाँ पे देखिए ऊपर जो वैद्युत बल रेखा है और नीचे जो वैद्युत बल रेखा है, ये जो हम लोग काल्पनिक पृष्ठ खींचे हैं उसको स्पर्श नहीं कर रहा है, उसको स्पर्श नहीं कर रहा है। तो इसका काउंटिंग हम लोग वैद्युत फ्लक्स की गणना में नहीं करेंगे। इन दोनों रेखाओं, बल रेखाओं की काउंटिंग जो है वैद्युत फ्लक्स की गणना में नहीं करना है। वैद्युत फ्लक्स की गणना में उन्हीं बल रेखाओं की काउंटिंग करना है जो इस जो काल्पनिक पृष्ठ खींचा गया है इसको छुए, स्पर्श करे, टच करे। तो कहने का अर्थ यह है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर अगर वैद्युत क्षेत्र में अगर हम लोग क्या करें, कोई काल्पनिक पृष्ठ खींच दें, तो इस पृष्ठ से होकर जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, क्या बोला गया? वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई काल्पनिक पृष्ठ खींच दिया जाए तो उस पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं होकर गुजरेगी उस संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसका परिभाषा कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ, यानी ऐसे कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में, यानी जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ होता है जिससे होकर क्या होती है? बल रेखाएं गुजरती है।
तो एक बार और फिर समझिए, सरल भाषा में समझिए कि वैद्युत क्षेत्र है और उस वैद्युत क्षेत्र में अगर हम लोग क्या करें, कोई काल्पनिक पृष्ठ खींच दें तो उस पृष्ठ से होकर जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेगी उस संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए डेफिनेशन क्या लिखना है, डेफिनेशन वही लिखना है जो अभी बताया गया है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर, किसी काल्पनिक पृष्ठ पर, किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स कामा उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाले, उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। इसे फाई ई से, याद रखिएगा वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं और यह एक अदिश राशि होता है, यह एक कैसी राशि होता है, अदिश राशि होता है। तो यह कैसी राशि होता है, अदिश राशि होता है। तो वही जो बताया गया है वो यहाँ पर लिखा गया है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की क्या होती है, माप होती है। यानी उस पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, कितनी संख्या में वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, 4, 5, 10, 12, 13, उसी संख्या की माप क्या होती है, कोई हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसे प्रदर्शित किया जाता है फाई ई से। और यह एक प्रकार की कैसी राशि होती है, तो यह एक होता है अदिश राशि होता है। तो चलिए अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब जो है हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स है क्या। तो अभी बताया गया है, देखिए यहाँ पे, तो मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र में यह कोई काल्पनिक पृष्ठ खींचा गया है, वैद्युत क्षेत्र में क्या खींचा गया है, कोई काल्पनिक पृष्ठ। तो इससे होकर क्या गुजरेगी, आज बताया गया है वैद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, इस काल्पनिक पृष्ठ से होकर क्या गुजरेगी, वैद्युत बल रेखाएं गुजरेगी। तो अब यहां पर देखिए, अगर हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, यह वैद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ खींच दिया गया है और उस काल्पनिक पृष्ठ से क्या होकर गुजर रही है, वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है। तो यह पृष्ठ तो बहुत बड़ा है, अगर इस बहुत बड़े पृष्ठ में से अगर छोटा सा इतना पृष्ठ लिया जाए, अगर इतना सा पृष्ठ लिया जाएगा तो इसका क्षेत्रफल डी होगा, क्योंकि इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ए होगा, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ए। लेकिन जब छोटा सा हिस्सा लिया जाएगा, छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लिया जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, डी होगा। तो ये इसके पृष्ठ पर लिया गया है, तो इसके क्षेत्रफल की दिशा इधर सामने की तरफ होगी। तो अब
कोई जादूगर है नहीं हम कि यहाँ पर रेखा को, लाइन को ऐसे हम लोग खड़ा कर सकते हैं, एक लाइन ऐसे खड़ा वो दिखाई देगा सामने की तरफ। तो यहाँ तो हम लोग लाइन खींच नहीं सकते हैं, तो हम लोग ऐसे खींच दिए क्योंकि क्षेत्रफल की दिशा इधर हो गया वेक्टर डी। ये क्षेत्रफल की दिशा क्या होगा, याद रखिएगा, ये क्षेत्रफल की दिशा जो है सामने की तरफ होगा, जिधर हम लोग हैं उधर होगा, लेकिन ऐसे लाइन खींचा नहीं सकता है, तो या तो इधर दिखाइए या इधर दिखाइए। तो मान लीजिए यह सामने की तरफ है लेकिन हम लोग इसको इधर दिखा दिए, और यह जो है वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई की दिशा हो गया। यह क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई की दिशा हो गया। तो यहां पर जो हम लोग छोटा सा क्षेत्रफल अयो डीए लेंगे, छोटा सा क्षेत्रफल अयो क्या लिया जाए डीए, तो इसकी क्षेत्रफल की दिशा किधर होगा, सामने की तरफ होगा ऐसे। तो सामने की तरफ हम लोग लाइन खींच नहीं सकते हैं, इसलिए इधर दिखाया गया है। और वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई की दिशा तो उधर ही होगी, राइट की तरफ होगी। देखिए क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो वैद्युत बल रेखाएं जो है, देखिए वैद्युत बल रेखाएं लेफ्ट से किधर जा रही है, राइट की ओर जा रही है। वैद्युत बल रेखाएं लेफ्ट से किधर जा रही है, राइट की ओर जा रही है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी किधर होगी, लेफ्ट से राइट की ओर होगी। वही यहाँ दिखाया गया है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा लेफ्ट से किधर है, राइट की तरफ है। लेकिन क्षेत्रफल की दिशा राइट की तरफ नहीं है। अभी हम बताएं क्षेत्रफल की दिशा सामने है, लेकिन इसको इधर दिखाया गया है क्योंकि ऐसे तो लाइन खींच नहीं सकते हम लोग। तो यहां पर देखिए, तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले हम लोग कि माना पृष्ठ क्षेत्रफल अवयव, पृष्ठ क्षेत्रफल अवयव डीए, यहां पर जो पृष्ठ क्षेत्रफल अवयव डीए लिया गया है की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई स्थित है। तब देखिए क्या माना गया है, हम लोग माने यहाँ पे जो पृष्ठ क्षेत्रफल डीए है, डीए की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, वेक्टर ई है। वही लिखा गया कि माना पृष्ठ क्षेत्रफल अयो डीए की स्थिति पर एक वैद्युत क्षेत्र क्या है, वेक्टर ई है। वेक्टर ई जो है कहां पर है, यो पृष्ठ क्षेत्रफल डीए की स्थिति पर है। ये जो वैद्युत क्षेत्र ई दिखाया गया है, ये छोटा सा जो क्षेत्रफल लिए हम लोग वहां पर है। यो तो हमको पढ़ना है कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो जो इन दोनों का जो अदिश गुणन होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए का जो अदिश गुणन होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए का जो अदिश गुणन होगा, उस अदिश गुणन से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। यानी वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए के अदिश गुणन से होकर जाने वाले, या ऐसे कर सकते हैं कि वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए जो होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए का जो अदिश गुणन होता है वह क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। यानी यहाँ पे वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, यहाँ पर डॉट है तो अदिश गुणन बोला जाएगा, क्लास फर्स्ट में हम लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में। तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए का जो अदिश गुणन होता है, यही अदिश गुणन क्या कहलाता है, इस क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, इस क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ध्यान से सुनिएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, वेक्टर ई और वेक्टर डीए के अदिश गुणन को, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए के अदिश गुणन जो होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए का जो अदिश गुणन होता है वह क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स। तो वही हम लोग लिखेंगे कि अदिश गुणन, यहां पर क्या लिखना है, अदिश गुणन, गुणन या गुणनफल, गुणन के जगह गुणनफल भी लिख सकते हैं। तो अदिश गुणन या गुणनफल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए कामा क्षेत्रफल अवयव डीए, क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला,
से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। अर्थात तो सुनिए एक बार क्या बोला गया है कि वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए का जो अदिश गुणन है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए का जो अदिश गुणन है वह क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स। तो डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी क्षेत्रफल कम है, क्षेत्रफल क्या है? कम है, तो वैद्युत फ्लक्स भी तो कम होगा। तो इसलिए यहां पर लिखेंगे हम लोग डी फाई ई, वैद्युत फ्लक्स को क्या यहां पर क्या लिखा जाएगा? डी फाई ई से। तो याद रखिएगा कि क्षेत्रफल अवयव डीए से, क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। यह जो फार्मूला आया है, यह फार्मूला क्या है? क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला है। याद रखिएगा, आगे इसी लेसन में बहुत काम देगा। यह जब गास प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ाया जाएगा तो वहां बताया जाएगा। तो याद रखिएगा कि क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह डी फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए होता है। तो वैद्युत फ्लक्स है क्या? यह एक बहुत बड़ा पृष्ठ है। इस बहुत बड़े पृष्ठ में अगर छोटा सा पृष्ठ ले लिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? डीए होगा। और इसके क्षेत्रफल की दिशा सामने होगा, सामने नहीं दिखा सकते हैं, इधर दिखा दिया गया है वेक्टर ई। और इस क्षेत्रफल डीए पर, डीए की स्थिति पर एक वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई स्थित है। क्या स्थित है? वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई। तो इन दोनों का जो अदिश गुणन होगा, वेक्टर ई और वेक्टर डीए का जो अदिश गुणन होगा, वही गुणनफल डीए क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला क्या कहलाएगा? देखिए, क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। और उस वैद्युत फ्लक्स को लिखा जाएगा डी फाई ई से। तो क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई इक्वल टू होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। यह तो निकला है क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। लेकिन हमको क्या करना है? इस पूरे पृष्ठ के द्वारा निकालना है वैद्युत फ्लक्स। क्या निकालना है? इस पूरे पृष्ठ द्वारा निकालना है। तो पूरे जब पृष्ठ के द्वारा निकालेंगे हम लोग, तब इसका करना पड़ेगा समाकलन। क्या करना पड़ेगा? समाकलन। और इसका समाकलन में डी हट जाएगा, सिर्फ फाई ई मिलेगा। तो अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए, निकालना क्या है कि संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग संपूर्ण पृष्ठ। क्या लिखना है? संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो जब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे हम लोग, तो पूरे पृष्ठ के द्वारा बात हो रहा है ना, तो पूरे पृष्ठ का जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसको फाई ई से लिखेंगे। और ये हम निकलेगा कैसे? तो इसका समाकलन करना पड़ेगा इधर। तो इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा, किसका समाकलन होगा? वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए का समाकलन हो गया। चूंकि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला पृष्ठ समाकलन हो रहा है। कौन सा समाकलन हो रहा है? पृष्ठ समाकलन। तो जब पृष्ठ समाकलन जहां पर होता है तो समाकलन के नीचे हम लोग यहां पर ए लिख देते हैं। ए मतलब उसका पृष्ठ समाकलन हो रहा है। क्या हो रहा है? पृष्ठ समाकलन हो रहा है। तो देखिए, अब समाकलन करने से पहले यहां पर वेक्टर हटाएंगे हम लोग, तो हो जाएगा फाई ई इक्वल टू, क्या हटाना है? वेक्टर। तो यह मिलेगा ई डी ए, और जैसे ही वेक्टर हटेगा तो इसके साथ में आ जाएगा कॉस थीटा। क्या आएगा? कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा कहां से आया है? तो देखिए, एक सूत्र होता है यहाँ पे, हम लिख, इसके बगल में लिखना है, यहाँ पे लिखना है, जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कोष्टक में। सूत्र आप लोग ये लिखिएगा
कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर सूत्र होता है ए बी कॉस थीटा। इस फार्मूले से यह लिखा गया है, इस फार्मूले से इसको तोड़ेंगे तो यह आएगा। देखिए वेक्टर ए की जगह पे वेक्टर ई है, वेक्टर ए की जगह पर वेक्टर ई है और वेक्टर बी की जगह पर वेक्टर डी ए है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है ए बी कास थीटा, तो हो जाएगा ई डी ए कास थीटा। साधारण भाषा में, सरल भाषा में, देहाती भाषा में समझिए कि जब वेक्टर हटेगा, यहां से देखिए वेक्टर हटा तो क्या आया है ए बी आया है कि नहीं आया है, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी था ना। अब देखिए जब वेक्टर ऊपर से वेक्टर हटा दिए तो क्या मिला ए बी, और जैसे ही वेक्टर हटा क्या आ गया कास थीटा आ गया। तो कहने का मतलब है कि जब वेक्टर हटाएंगे तो क्या आएगा कास थीटा आएगा। तो यहां से भी देखिए वेक्टर हटाइए तो ई डी ए बचेगा, वेक्टर हटाने पर क्या बचेगा ई डी ए, और इसके साथ में क्या आ जाएगा कास थीटा आ जाएगा। अब देखिए समाकलन करना है तो डी किसके साथ में है ए के साथ में है, यानी समाकलन ए के सापेक्ष हो रहा है। समाकलन किसके सापेक्ष होगा ए के। तो जिसके जिसके पास ए नहीं है उसको समाकलन से बाहर खदेड़ देना है। ए जिसके पास क्या नहीं है ए नहीं है उसको समाकलन से क्या करना है बाहर खदेड़ देना है। तो देखिए ई के पास ए नहीं है, ए मतलब आधार कार्ड, हाँ देखिए ई के पास आधार कार्ड नहीं है, कास थीटा के पास आधार कार्ड नहीं है तो इसको बाहर खदेड़िए। तो जिसके पास आधार कार्ड नहीं रहेगा उसको बाहर घेर दे देना है। तो देखिए ई के पास ए नहीं है, ए मतलब आधार कार्ड, तो ई को बाहर कीजिए तो फाई इक्वल टू क्या आएगा ई बाहर आ गया। कास थीटा के पास भी आधार कार्ड नहीं है, इसको भी बाहर खदेड़ दीजिए तो कास थीटा बाहर हो गया। अब बचेगा यहाँ पर क्या डी ए, क्योंकि डी के साथ में ए है, डी क्या लिया हुआ है आधार कार्ड लिया है, तो इसके साथ में आधार कार्ड है तो उस समाकलन के अंदर रहेगा वो। तो अब देखिए क्या बताया गया है कि जब समाकलन होता है तो क्या हटता है डी, डी हट गया क्या मिलेगा ए मिलेगा। तो समाकलन क्या हुआ इसका फाई इज इक्वल टू ई, फिर क्या लिखना है ए, क्योंकि इसका जब समाकलन होगा तो क्या हटेगा डी, तो क्या मिलेगा ए, तो ई ए और क्या मिला कॉस थीटा। तो याद रखिएगा इस संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू वह कितना होगा ई ए कॉस थीटा होगा। इसी सूत्र को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या करके, देखिए अथवा करके जगह नहीं है तो चलिए हम यहां पे लिख दे रहे हैं, इससे मिटाते रहे, इस चित्र का कोई यूज नहीं है। अब यहां पे देखिए तो इस फार्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, क्या लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अब ये नया कहानी कहां से आ गया वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, अब यह कहां से घुस गया, यह कहां से घुसा चला आया, देखिए तो ये कैसे घुस गया, यह कहानी कहां से आया है ई ए कास थीटा है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है तो वेक्टर हटा है तो ए बी कास थीटा आया है कि नहीं आया है, आया है ना, क्या आया है ए बी कास थीटा। तो इसका उल्टा देखिए, उल्टा क्या कह सकते हैं, उल्टा हम लोग यह कह सकते हैं कि अगर यहां से कास को हटाइएगा ना, अगर कास को हटेगा तो इन दोनों पर फिर वेक्टर चढ़ जाएगा। देखिए इसका उल्टा समझिए, इसका उल्टा क्या समझ रहे हैं कि ए बी कास थीटा है तो कास को हटाइएगा यहां से इधर से तो क्या चढ़ जाएगा इसके ऊपर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी ए बी कास थीटा को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकते हैं ना। तो देखिए हाई ए है इसे बी मानिए तो ए बी कास थीटा हुआ, ए बी कास थीटा हुआ ना, देखिए इसे ए मानिए इसे बी मानिए तो ए बी कास थीटा किसके बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की, यानी इसमें तो कास नहीं आएगा। तो ही है इसका कहने का मतलब है कास हटेगा, क्या हटेगा कास, तो कास हटेगा, हटेगा तो इन दोनों पर क्या आ जाएगा वेक्टर, यानी टोपी पहन लेंगे। तो कास जैसे हटेगा तो टोपी पहन लेंगे, और जब तक कास रहेगा तो जैसे कास आएगा टोपी निकाल कर फेंक देंगे। तो टोपी कब निकाल कर फेंकना है जब कास आएगा तब, और जब कास गया तो फिर टोपी पहन लेना है, फिर हीरो बन जाना है। तो फाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए मिला। तो यह था वैद्युत फ्लक्स। अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका मात्रक क्या होता है और इसका बीमा क्या होता है।
तो देखिए, तो अब क्या पढ़ना है, इसका मात्रक पढ़ना है और बीमा पढ़ना है। तो मात्रक किसका पढ़ना है, वैद्युत फ्लक्स का। तो यहां पर हेडिंग लगाइए, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हम लोग वी नो डैट, हम जानते हैं। क्या जानते हो, कुछ नहीं। और अभी बताया गया है कि फाई इक्वल टू सूत्र होता है ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा। तो यहां से तुमको मात्रक निकालना है, तो यहां लिखेंगे हम लोग फाई ई का मात्रक बराबर, अच्छा इसको थोड़ा और चेंज कीजिए। चेंज ऐसे कर सकते हैं हम लोग, फाई इज इक्वल टू ई की जगह पर एफ अपान क्यू लिख सकते हैं हम लोग। पहले लेसन में बताया गया है वैद्युत क्षेत्र ई बराबर सूत्र होता है एफ अपान क्यू। n2 क्या हो गया ए, n2 क्या हो गया कॉस थीटा। तो अब यहां पर लिखना क्या है, फाई ई का मात्रक बराबर हो जाएगा एफ का मात्रक, और नीचे क्या लिखना है, Q का मात्रक गुणे क्या हो गया A का मात्रक। A का क्या लिखना है, मात्रक। और देखिए कास थीटा है, तो कास थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा जो भी है, इन सबका कोई मात्रक नहीं होता है। ना तो इन सबका मात्रक होता है और ना तो इन सबका बीमा होता है, क्योंकि जिसका मात्रक होगा उसी का बीमा होगा। तो इन कास थीटा, साइन थीटा, जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों का कोई मात्रक या बीमा नहीं होता है। तो इसका मात्रक नहीं होगा, इसे छोड़ देना है। तो बराबर देखिए एफ का मात्रक बल, बल का मात्रक क्या हो गया न्यूटन। तो इसका मात्रक क्या मिला, न्यूटन बटे आवेश का मात्रक सबको पता होगा कूलाम, गुणे ए का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है ना। तो इसका मात्रक क्या बना, देखिए न्यूटन बटे को बोलेंगे हम लोग प्रति, सी को कुलाम को सी, तो न्यूटन प्रति कुलाम। और फिर क्या आ गया यहाँ पे, अब देखिए नहीं ऐसे कर लीजिए कि न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन और मीटर स्क्वायर ऊपर है, तो इसका मात्रक हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, या ऊपर जाएगा तो कुलाम इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुलाम इनवर्स। तो इसका मात्रक क्या बना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम, यानी वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम या न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम इनवर्स। तो अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब देखिए, अब पढ़ना है वैद्युत फ्लक्स का बीमा। तो हेडिंग क्या पड़ेगा, वैद्युत फ्लक्स का क्या पढ़ना है, बीमा। तो बीमा देखिए ऐसे सब कुछ लिखना है, यहां पर मात्रक के जगह पे क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। इधर भी मात्रक है, जहां जहां मात्रक है उसको हटाकर बीमा कर लेना है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग एफ का बीमा, और नीचे हो गया क्यू का बीमा, और गुणे ए का क्या लिख देना है, बीमा। तो बीमा को बड़ा कोष्ठक में लिखा जाता है। तो देखिए बल, बल का बीमा सबको पता होगा एम एल टी पर पावर -2। नीचे आ जाइए, तो आवेश बताए थे, आवेश के बीमा क्या होता है एटी, और यह क्या है क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्र बीमा क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। तो इन दोनों को मिलाइए कोष्टक में,
तो यम एल स्क्वायर है, इस पर एक घात है तो 2 और 1 कितना हो गया 3 घात, तो यम एल क्यू टी पर पावर -2 और यह ऊपर जाएगा तो ए पर पावर इनवर्स और टी इनवर्स हो जाएगा यह, क्योंकि नीचे है तो एक एक घात है, ऊपर जाएगा तो घात माइनस में हो जाएगा। अब दोनों को मिलाकर एक कोष्टक में लिखना है तो यम एल क्यू टी पर पावर देखिए -2 और यह -1 तो -3 हो गया और क्या बचा तो ए इनवर्स बच गया, तो इसका क्या निकल गया मात्रक निकल गया। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेडिंग के साथ। धन्यवाद।